विजय संकल्प हमारा, अनतक अविरत साधना, निश दिन प्रतिपल चलती आई राष्ट्र धर्म आराधना। जय मातृभूमि। मेरे महान भारत राष्ट्र के भाइयों और बहनों, जय मातृभूमि, जय मां भारती, वंदे मातरम। आइए आज हम सब उस पावन बलिदानी परिपाटी की माटी को अपने मस्तक से लगाने की गर्वानुभूति करने की अनुभूति करने का प्रयास करें, जिसके कण कण में बलिदानी परंपरा की अनेकानेक एक से बढ़कर एक कथाएं लिखी हुई हैं। चार पंक्तियां उस बलिदानी परिपाटी की माटी को समर्पित करते हुए आपसे जुड़ने के लिए प्रस्तुत करना चाहता हूं कि लिखी हुई जिसके कण कण में, लिखी हुई जिसके कण कण में गाथाएं बलिदानी हैं, लिखी हुई जिसके कण कण में गाथाएं बलिदानी हैं, वर्ण मृत्यु का करने वाली पग पग जहां जवानी है। लिखी हुई जिसके कण कण में गाथाएं बलिदानी हैं, वर्ण मृत्यु का करने वाली पग पग जहां जवानी है, कि तलवारों के साथ लेखनी शौर्य जहां दिखलाती है। धन्य केसरी सिंह वीर की धरती राजस्थानी है, धन्य केसरी सिंह वीर की धरती राजस्थानी है। परिचय की श्रृंखला में आप समझ ही गए होंगे बंधुओं कि आज हम किसका परिचय प्राप्त करना चाहते हैं, और मैं बड़ा ही भाग्यशाली हूँ कि जिसे इस धरती की गोद में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बंधुओं, कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ मातृभूमि सेवा संस्थान के प्रति, जिसके परम पावन आह्वान का एक अंश बनने का सौभाग्य मुझे बार बार प्राप्त होता है। जिसे इस मातृभूमि के अमर बलिदानियों की वीर गाथाएं, क्रांति कथाएं गाने का सौभाग्य मिल जाए, उसके लिए महातीर्थ के दर्शन से भी बड़ा पुण्य कहलाता है। बंधुओं, इस पुण्य को प्राप्त करने के लिए, इस पुण्य को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होने के कारण मैं स्वयं को बड़ा बड़भागी समझता हूँ। मगर दुर्भाग्य कि आज हमारे ही देशवासियों की रुचि इन क्रांति कथाओं के प्रति न होकर के, इन वीर गाथाओं के प्रति न होकर के उन कथाओं में हो गई है जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए उत्प्रेरित करती है। वामपंथी षड्यंत्रों के चक्रव्यूह में फंसी हमारे देश की अधिकांश तरुणाई उन मूल्यों को भुला बैठी है जिन्हें हमारे अमर बलिदानियों ने स्थापित किया था। और ये किसी राष्ट्र के लिए उचित स्थिति नहीं हो सकती। मैं आभार प्रकट करते हुए साधुवाद संप्रेषित करता हूं मातृभूमि सेवा संस्था के सभी संस्थापक सदस्यों का, जिन्होंने इस सुसुप्त राष्ट्र चेतना को जगाकर पुनः राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने की भागीरथी प्रयास प्रारंभ किया है। और प्रणाम निवेदित करता हूं मेरे गुरु समान बड़े भाई परम आदरणीय श्री गिरेन्द्र सिंह भदौरिया प्राण का, जो अपनी विशाल हृदयता से अपने काव्य कौशल द्वारा इस सुसुप्त राष्ट्र में प्राण फूंकने का स्तुत्य प्रयास कर रहे हैं। कविता के इस महासागर की कृपा से ही आज भूषण दिनकर की परंपरा का निर्वाह हो रहा है। मैं आभारी हूं कविता में सुचिता का नारा देकर राष्ट्र की साहित्यिक चेतना को जगाने वाले ओजस्वी कवि, अपनी कविताओं से क्रांति कथा गाने वाले, राष्ट्र जागरण के परम पुरोधा परम आदरणीय डॉक्टर राज बुंदेली जी का, जो समय समय पर सजग भाव से मातृभूमि सेवा संस्था के उद्देश्यपूर्ण यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान कर रहे हैं। साथ ही आभार व्यक्त करता हूं मैं मेरे अनुज क्रांतिकारी कवि भाई प्रशांत टेलियानी का, भाई आशुतोष शर्मा का, भाई सुनील शर्मा का, और मेरी छोटी बहन शिवा त्रिपाठी का, जो निष्काम भाव से राष्ट्र जागरण के इस पावन यज्ञ की अग्नि को अपनी सतत आहुतियों से प्रज्वलित किए हुए हैं, प्रज्वलित बनाए हुए हैं। बंधुओं,
जिनके प्रति मैंने कृतज्ञता ज्ञापित की है, ये सब कविता के वो साधक हैं जो हमारी आज की क्रांति कथा के नायक की परंपरा के अनुगामी बनकर ऐसे समय में पर्वत की भांति डटे हुए हैं जिस समय में वामपंथी कुचक्रों के संवाहक विस्मय साहित्य से देश की तरुणाई को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिनकी कविताई राष्ट्र के अखंड स्वरूप को विखंडित करने का कुत्सित प्रयास कर रही है, जिन्होंने कविता को मंच की गणिका बनाने में कोई कमी शेष नहीं रखी, लेकिन वे लोग शायद कविता क्या होती है ये नहीं जानते हैं। आइए आज की क्रांति कथा से पूर्व हम ये जानने का प्रयास करें कि कविता क्या होती है। बंधुओं, कविता क्या होती है मैं सबको आज बताता हूं, और मंतव्य काव्य का क्या होता है सुन लो आज सुनाता हूं, कि सुप्त प्राण चैतन्य बनाकर जो सोया देश जगाती है, उन कवियों की मुखरित वाणी ही कविता कहलाती है। कविता क्या होती है? कविता चंद के मुंह से निकलकर पृथ्वीराज चौहान का लक्ष्य भेदी बाण बन जाती है और शब्द संधान कर मोहम्मद गौरी के प्राण हर लाती है। कविता भूषण के मुंह से निकल करके शिवाजी की भवानी तलवार बन जाती है और मुगल पथ पातशाही में भी मुगल सल्तनत के अंदर भी हिंदू पथ पातशाही का निर्माण कर जाती है। कविता पाथल के मुंह से निकली हुई वो ललकार होती है जिसे सुनकर विचलित राणा की जागृत तलवार होती है। अरे कविता तो मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती होती है। कविता मानस भवन में आर्यजन की पावन आरती होती है। अरे कविता तो दिनकर की देशभक्ति का दिव्य दिनमान है। कविता माँ भारती के पुत्रों का अमर बलिदान है। कविता माँ भारती के पुत्रों का अमर बलिदान है। और वही कविता केसरी सिंह से मुंह से निकली हुई वह चेतावनी होती है। वही कविता केसरी सिंह बारहट के मुंह से निकली हुई वह चेतावनी होती है जिसे सुनकर फतेह सिंह की छाती गर्व से तनी होती है। जब करजन का निमंत्रण ठुकराकर राष्ट्रवीर खड़ा हो जाता है, जब करजन का निमंत्रण ठुकराकर राष्ट्रवीर खड़ा हो जाता है, उस दिन कविता का कद इस व्योम से भी बड़ा हो जाता है। उस दिन इस कविता का कद इस व्योम से भी बड़ा हो जाता है। आइए आज उसी स्वाधीनता के रण के अमर सेनानी, क्रांतिकारी कवि, राष्ट्रीयता के उन्नायक, राजस्थानी माटी के वीर सपूत श्री केसरी सिंह बारहट जी को उनकी पावन पुण्य तिथि पर हम सब कृतज्ञ राष्ट्रवासी नमन कर, वंदन कर, श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनके प्रणम्य जीवन वृत्त का वाचन कर आज के कवि कुल को उससे प्रेरणा ग्रहण करने की प्रेरणा प्रदान करें, आग्रह करें। आओ चार पंक्तियां फिर समर्पित करता हूं बंधुओं, उस महावीर को, उस महाकवि को, उस महान क्रांतिकारी को जिसके परिचय की श्रृंखला में हम आज आप और हम सब जाने वाले हैं। परिचय से पूर्व अगर मैं उसे प्रणाम निवेदन नहीं करूंगा तो मेरा कवि कर्म अधूरा रह जाएगा। चार पंक्तियों से उस महान विभूति के श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का प्रयास करता हूं कि आओ नमन करें हम मिलकर वीत राग वैरागी को। क्या व्यक्तित्व था, क्या चरित्र था उनका, चार पंक्तियों में प्रकट करने का प्रयास करता हूं कि आओ नमन करें हम मिलकर वीत राग वैरागी को, पूर्ण समर्पण करने वाले जननी पद अनुरागी को। कि आओ नमन करें हम मिलकर वीत राग वैरागी को, पूर्ण समर्पण करने वाले जननी पद अनुरागी को। कि घर परिवार लुटाया जिसने पुत्र बंधु भी वार दिया, घर परिवार लुटाया जिसने पुत्र बंधु भी वार दिया। हो कृतज्ञ हम वंदन कर ले चारण कुल बड़भागी को, हो कृतज्ञ हम वंदन कर ले चारण कुल बड़भागी को। 21 नवंबर 1872 के ऐतिहासिक दिन राजस्थान की शाहपुरा रियासत के देवपुरा ग्राम में श्री कृष्ण सिंह बारहट के प्रांगण में जब क्रांति के प्रखर नक्षत्र का उदय हुआ तो ये पराधीन वसुंधरा पुनः भूषण जैसे पुत्र को पाकर प्रमुदित हो उठी थी। उसी दिन मां भारती के हाथों की हथकड़ियां और पैरों की बीड़ियां क्षीण होने लग गई थी। अपने उद्धारक के स्वागत में यह मेदनी मन ही मन मौज मनाने लग गई थी। बंधुओं, भले ही जन्मदात्री मां एक ही माह बाद अपने नवजात को इस धरा के भरोसे छोड़ करके यही लोक को प्रस्थान कर गई थी, लेकिन क्रांति के इस प्रखर नक्षत्र को तेज प्रदान करने के लिए देवी चमत्कार स्वरूप उनकी दादी की छातियों में 11 वर्ष बाद दूध उतर आया और इस बालक का पालन पोषण राष्ट्रीय विचारधारा के तहत होने लगा। बहुभाषा विज्ञ, मेधावी छात्र, मेधावी बालक बांग्ला, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं के साथ साथ मनोविज्ञान, खगोल शास्त्र, ज्योतिष का अध्ययन कर प्रामाणिक विद्वता प्राप्त कर चुका था। डिंगल पिंगल की काव्य सर्जना उनको जन्मजात चारण संस्कारों में सम्मिलित थी, जिन्हें संस्कृत का विशिष्ट भाषा ज्ञान प्रदान करने के लिए बनारस से श्री गोपीनाथ जी पंडित को बुलाया गया था। साथ ही इनके स्वाध्याय के लिए इनके पिता श्री कृष्ण सिंह जी बारहट का प्रसिद्ध पुस्तकालय कृष्णवाणी विलास भी उपलब्ध था।
ऐसे विद्वता के वातावरण में पलने और पोषित होने वाले श्री केसरी सिंह भारत की प्रज्ञा राष्ट्र चेता होकर के जब राष्ट्र के सामने आई तो क्रांति का प्रखर शंखनाद इस धरा पर होने लग गया। राजनीति में श्री केसरी सिंह भारत इटली के राष्ट्रपिता मैज़नी को अपना गुरु मानते थे और मैज़नी के ऊपर उनकी जीवनी जो लिखी थी विनायक वीर दामोदर सावरकर ने लंदन में रहते हुए, मराठी भाषा के अंदर लिखित विनायक वीर दामोदर सावरकर की जीवनी को आपने ही हिंदी में अनुदित करके इस राष्ट्र में प्रतिबंधित होने के बाद भी उसे प्रसारित करने का प्रयास किया था। केसरी सिंह भारत का पूरा परिवार क्रांति की बलिवेदी पर समर्पित था। एक अकेले केसरी सिंह नहीं थे। रास बिहारी बोस का भारत में सशस्त्र क्रांति का आह्वान सुन करके आपने अपने आप को क्रांति के पथ का राही बना लिया और राजपूताने की कमान अपने हाथ में संभाल ली। राजपूताने की कमान अपने हाथ में संभालने के साथ ही अपने अनुज भ्राता जोरावर सिंह, अपने पुत्र प्रताप सिंह और जामाता ईश्वर दास को रास बिहारी बोस के पास भेज दिया, जहां इन्होंने दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हॉर्डिंग्स के ऊपर बम फेंका, जिसमें हॉर्डिंग्स तो घायल हो गया था लेकिन उसका एडीसी मारा गया था। जोरावर सिंह पकड़ में नहीं आया। कैसा था इनका भाई? जैसा बड़ा भाई वैसी का अनुगामी छोटा भाई था। अंग्रेजों के पकड़ में नहीं आया। अपने आप को अंग्रेजों से छुपाते हुए गांव गांव साधु वेश धारण करके धर्म और देशभक्ति का प्रचार प्रसार करने लगे, देशभक्ति की अलग जगाने लगे, गांव गांव में सोई हुई राष्ट्र चेतना को जगाने का प्रयास करने लगे। मगर इस प्रयास के परिणाम स्वरूप उन्हें घातक निमोनिया बीमारी हो गई और अंग्रेजों से छुपने के कारण, उसका इलाज नहीं करा पाने के कारण 1939 में कोटा में इन्होंने अपने प्राणों की आहुति राष्ट्र की बलिवेदी पर दे दी। और ऐसा ही महावीर था इनका पुत्र प्रताप सिंह बारहट, जिसे राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहा जाता था, जो 1917 में बनारस षड्यंत्र में अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया, जिन्हें 5 वर्ष के लिए बरेली के सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया, जहां इनसे क्रांतिकारियों के भेद जानने के लिए अंग्रेजों ने इन्हें अमानुषिक यंत्रणाएं दी, इन्हें प्रलोभन दिए, भांति भांति के प्रलोभन इनको दिए गए। मगर बाहर महावीर न उन प्रलोभनों से झुका, न उन यंत्रणाओं से रुका। देशद्रोह की परिभाषा में अपना नाम लिखवाने के स्थान पर उसने उन यंत्रणाओं को सहन करना स्वीकार किया और उन यंत्रणाओं से ये क्रांतिवीर मृत्यु की गोद में अपने प्राणों का बलिदान देकर के सो गया। मगर उस वीर पुत्र की गर्जना जब गोरों ने सुनी तो गोरे भी हतप्रभ रह गए थे। उन्हें प्रलोभन देने के लिए, उनको क्रांतिकारी विचारधारा से अलग हटा करके उनका मोह परिवार की तरफ जागृत करने के लिए उनको सूचनाएं दी गई कि आपकी मां बीमार है, बहुत दीनहीन अवस्था में है। तो देखो रे सिंह के बेटे, उस सिंह शावक की गर्जना को सुनो। क्या गर्जना थी उसकी! वीर पुत्र की गर्जना सुनकर गोरे भी हतप्रभ रह गए थे। जब प्रताप सिंह भारत ने कहा कि मेरी मां रोती है तो रोने दो, मैं एकमात्र अपनी मां को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता, मैं उन्हें रुलाना नहीं चाहता। और उन यंत्रणाओं से, उन अमानुषिक यातनाओं से सहते हुए उनको 27 मई 1918 को मात्र 22 वर्ष की अवस्था में अपने प्राणों का बलिदान राष्ट्र की स्वतंत्रता की बलिवेदी पर कर दिया। और इसी कारण से इनको राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद भी कहा जाता था। बंधुओं, अब आते हम प्रताप सिंह बारहट के ऊपर, क्रांति के उस शिखर पुरुष के ऊपर, क्रांति के उस विराट हिमालय के ऊपर, जिसने 1903 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जब एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, उस दिल्ली दरबार के अंदर भारत के समस्त राजाओं को आमंत्रण पत्र भेजा गया और उस आमंत्रण पत्र को स्वीकार करके जब मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने वहां जाने का विचार किया वहां जाने के लिए निकल पड़े, तब राजस्थान के अंदर क्रांति की शलाका लेकर के घूमने वाले क्रांतिकारियों को यह नागवार गुजरा। उन्होंने फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने का उत्तरदायित्व क्रांतिकारी कवि केसरी सिंह भारत को दिया। ठाकुर भूर सिंह, ठाकुर करण सिंह, राव गोपाल सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने महाराणा फतेह सिंह को रोकने का उत्तरदायित्व जब क्रांतिकारी कवि परम श्रद्धेय केसरी सिंह भारत को दिया, तो केसरी सिंह भारत ने उस स्वतंत्रता के सूरज का पथ जो उन्होंने गलत चुन लिया था, उसे वापस परिवर्तित करने के लिए चेतावनी के चुंटिया नामक सोरठों की रचना की। वो सोरठे, महाराणा अपनी ट्रेन में बैठ चुके थे, ट्रेन चल पड़ी थी गंतव्य की ओर, तब उन सोरठों को पहुंचाने के लिए एक सेवक को अगले स्टेशन पर भेजा गया, जहां पर उस सेवक ने महाराणा के समक्ष केसरी सिंह भारत द्वारा रचित वो सोरठे जब उनको पढ़ने के लिए दिए,
तो उनको पढ़ने से महाराणा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने दिल्ली दरबार में नहीं जाने का संकल्प ले लिया और दिल्ली में रहते हुए भी वो दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं हुए। मित्रों, यह एक कवि का सामर्थ्य था, ये कविता की शक्ति थी। यह धरती जो वीरों और शूरों की धरती कहलाती है, इस धरती पर परिचय लोग शब्दों से नहीं तलवारों से दिया करते हैं। उसी धरती के ऊपर शब्दों की कलम लेकर के, अपनी लेखनी लेकर के क्रांति का पथ प्रदर्शित करने वाले उस महान कवि, उस महान क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट की प्रशस्ति में मैं 4 पंक्तियां फिर आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं कि जहां लेखनी तलवारों के आगे आगे चलती है, कि जिस कलम ने महाराणा फतेह सिंह के अंग्रेज दरबार में जाने के लिए बढ़ते हुए कदमों को रोक करके वापस राष्ट्रोन्मुखी कर दिया था, उस लेखनी को नमन करते हुए 4 पंक्तियां आपको दे रहा हूं कि जहां लेखनी तलवारों के आगे आगे चलती है, पथ विगलित हो सिंहासन तो उसकी दिशा बदलती है। कि जहां लेखनी तलवारों के आगे आगे चलती है, पथ विगलित हो सिंहासन तो उसकी दिशा बदलती है। कि पराधीन धरती पर राजा पराधीन हो जाए तो, कि पराधीन धरती पर राजा पराधीन हो जाए तो स्वतंत्रता की ज्वाला लेकर अंगारों सी जलती है, स्वतंत्रता की ज्वाला लेकर अंगारों सी जलती है। बंधुओं, केसरी सिंह बारट अखिल भारतीय कांग्रेस के ज्ञापनों से अप्रभावित थे। वो कांग्रेस के प्रयासों को, कांग्रेस के विचारों को स्वाधीनता के लिए उपयुक्त नहीं मानते थे। उनके विचार में स्वाधीनता तो सशस्त्र क्रांति से ही प्राप्त हो सकती थी और वो स्वाधीनता के लिए सशस्त्र क्रांति को ही स्वाधीनता का माध्यम मानते थे। चेतावनीरा चुंगटिया जो उन्होंने महाराणा फतेह सिंह के लिए लिख करके भेजे थे, उसमें अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी भावना स्पष्ट दृष्टिगोचर होती थी, स्पष्ट दिखाई देती थी उनकी अभिव्यक्ति। 1910 में उन्होंने आमेर में वीर भारत सभा की स्थापना इसी उद्देश्य के साथ की। सशस्त्र क्रांति की तैयारी के लिए प्रथम विश्व युद्ध 1914 से इस कार्य में वो जुट गए। प्रथम विश्व युद्ध की आहट के साथ ही उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर सशस्त्र क्रांति की तैयारियां प्रारंभ कर दी, क्योंकि उनका मानना था कि बिना भय के प्रीत नहीं हो सकती, बिना शस्त्र उठाए सीमाएं नहीं बन सकती इस राष्ट्र की। और उन्होंने अपने 2 रिवाल्वर और कारतूसों का एक बहुत बड़ा पार्सल क्रांतिकारियों के पास भिजवा दिया। क्रांतिकारियों को उत्प्रेरित करने के लिए उन्होंने कविताएं भी उसी समय लिखी और फिरंगी शासन के विरुद्ध रियासती और फिरंगी सेना के जो सैनिक थे उनसे संपर्क प्रारंभ कर दिया। उन सैनिकों को भारत की आजादी के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयास इन्होंने प्रारंभ कर दिया, क्योंकि बिना सेना को संग्रहित किए अंग्रेजी शासन को नहीं खदेड़ा जा सकता था। जो कार्य वीर सुभाष बोस ने प्रारंभ किया, जो कार्य मंगल पांडे ने किया, जो कार्य झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया, उसी कार्य को केसरी सिंह बारट ने यहां पर प्रारंभ कर दिया। एक गोपनीय रिपोर्ट में अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकार किया और कहा भी था कि केसरी सिंह बारट राजपूत रेजिमेंट से संपर्क करना चाह रहे थे। उनका संपर्क बंगाल के विप्लव दल से भी था तथा वे 1903 में महर्षि अरविंद से भी मिल चुके थे। उनकी क्रांति यात्रा लगातार जारी थी। महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस, शशीन्द्रनाथ सान्याल, गदर पार्टी के लाला हरदयाल, दिल्ली के क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद्र व अवध बिहारी बोस आपके घनिष्ठ संबंधी थे, घनिष्ठ मित्र थे। इनसे आपका घनिष्ठ संबंध बना हुआ था। इन्हें और अर्जुन लाल सेठी को राजपुताना में विप्लव फैलाने के लिए जिम्मेदार मानते हुए अंग्रेज सरकार ने इनके विरुद्ध जांच आयोग भी बिठा दिया था। बंधुओं, जिन चेतावनी के चुंगटियों से परम कवि केसरी सिंह बारट ने महाराणा फतेह सिंह के बढ़ते हुए कदमों को रोक दिया था, उन चेतावनी के चुंगटियों में से मैं कुछ सोरठों का आपके सामने वाचन करना चाहता हूं कि क्या थे वो शब्द कवि के, जिन्होंने इस देश की स्वाधीनता के सूरज, हिंदू कुलभूषण, महाराणा प्रताप की परंपरा के संवाहक महाराणा फतेह सिंह को वापस अपने पथ पर लाकर के खड़ा कर दिया था। कि पग पग भम्या पहाड़, धरा छाड़ राख्यो धर्म, महाराणा मेवाड़ हृदय बसिया हिंद रे। कि हे फतेह सिंह के मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करने वाले मेवाड़ के महाराणाओं की परंपरा को तुम भूल गए, जिन्होंने अपना राजपाट त्याग करके वन वन भटकना स्वीकार किया, दर दर जंगलों को भटकना स्वीकार किया, मगर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उस महाराणा प्रताप की परंपरा को याद करो और उसी के कारण, उसी परंपरा के कारण वो हिंदुस्तान के हृदय में बसे हुए थे, हिंदुस्तान के जन जन के हृदय में बसे हुए थे। कि घना घालिया घमसान राणा सदा रहिया निडर, पेखता फरमान हलचल किम फतमल हुए। कि एक करजन के छोटे से फरमान पर फतेह सिंह तुम उठ करके चल दिए।
गिरद गजा घमसान नचे घर माई नहीं, मावे किम महाराण गज दो से रा गिरद में। कि जिस महाराणा के साथ हजारों का लश्कर रहा करता था, जिसके लिए ये मातृभूमि छोटी पड़ जाती थी, वो महाराणा उस करजन के बनाए हुए 200 गज के कक्ष में कैसे समाहित हो सकता है? तेरा तो आकार विशाल है, तुझ संपूर्ण भारत भूमि का रखवाला है। कि हे महाराणा जाग, और अब लग सारा आस राण रीत कुल राक्षसी। के है राणा, तुम कुल की रीत की रक्षा करो, उस परंपरा की रक्षा करो कि रहो सहाय सुखदास। एक लिंग प्रभु आप रे, कि एक लिंग प्रभु आपको इस पथ में खड़े होने की शक्ति प्रदान करें। मान मोद सीसोद राजनीति बल राखणो, गवर्नमेंट की गोद फल मीठा दिठा फता। कि है फतेह सिंह, तुझे जो अंग्रेजों की ये आमंत्रण जो तुझे मिला है और जो तुझे दिखाई दे रहा है कि अंग्रेजों की गोद में बैठने से मैं मीठा फल प्राप्त कर लूँगा, तेरा ख्याल गलत है। अंग्रेजों का वो फल खट्टा फल है, उसे प्राप्त करने का अपना लोभ संवरण करना तुम छोड़ दो। और इन्हीं सोरठों को, लगभग 13 सोरठे थे, जिन्हें सुनकर के पढ़ करके महाराणा फतेह सिंह वापस यानी कि उदयपुर लौट आए थे। इनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण मास्टर अमीरचंद और केसरी सिंह बाहरट के विरुद्ध राजपूताना में विप्लवकारी गतिविधियां प्रारंभ करने का प्रयास करने के कारण अंग्रेजों ने इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा प्रारंभ कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने प्यारेलाल नाम के एक सन्यासी की हत्या और अंग्रेज सरकार के विरुद्ध बगावत, ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलट करने की साजिश, ब्रिटिश सैनिकों की स्वामी भक्ति को खंडित करने का प्रयास जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए इनके ऊपर मुकदमा चलाया। इसकी जांच मिस्टर आर्मस्ट्रांग IPIG इंदौर को सौंपी गई, जिसने 2 मार्च 1914 को शाहपुरा पहुंचकर शाहपुरा के गद्दार राजा नाहर सिंह के सहयोग से इनको गिरफ्तार कर लिया। यह देश जब जब भी हारा है, बंधुओं गद्दारों से हारा है। नाहर सिंह जो इसके संरक्षण दाता थे, उन्होंने ही अंग्रेजों के दबाव में आकर के इनकी गिरफ्तारी करवा दी। और केवल गिरफ्तारी ही नहीं करवाई, इनकी कोठी, इनका आवास सब जब्त कर लिए गए, यहां तक कि इनके बर्तन तक की नीलामी कर दी गई। इन्हें दर दर का भिखारी बना दिया गया। मगर बहारे शेर, भारतीय स्वाधीनता के समर का सैनिक इन बाधाओं से विचलित नहीं हुआ, अनवरत आगे बढ़ता चला गया। इस मुकदमे में जज ने इन्हें 20 वर्ष के सख्त कारावास की सजा सुनाई। कारावास की सजा सुनने के साथ साथ इन्हें राजस्थान से बाहर बिहार की जेल में रखा गया। हजारीबाग की केंद्रीय जेल में इन्हें स्थानांतरित कर दिया गया। उसके पीछे कारण एकमात्र यही था कि ये किसी के संपर्क में नहीं आ जाए। बहुत दूर इन्हें भेज दिया गया और इनसे भेद उगलवाने का प्रयास किया गया क्रांतिकारियों के। तब क्रांतिकारियों के भेद उगलवाने के प्रयासों में अंग्रेजों द्वारा जो यंत्रणाएं दी जाती थी, उनसे परिचित होने के कारण केसरी सिंह बाहरट ने 5 वर्ष तक लगातार अन्न जल का त्याग कर दिया, केवल मात्र इस बात के लिए कि कहीं अंग्रेज मुझे कुछ ऐसा वैसा नहीं खिला दे कि जिसके कारण मेरा मस्तिष्क निष्क्रिय हो जाए और मैं क्रांतिकारियों के भेद उनको बता दूं। 5 वर्ष तक अन्न जल का परित्याग करने वाले केसरी सिंह बाहरट जैसे महावीर को मैं नमन करता हूं बंधुओं। हजारीबाग के केंद्रीय जेल में भी आपने अपने क्रांतिकारी प्रयासों में, राष्ट्र जागरण के प्रयासों में कोई कमी नहीं आने दी। वहां इन्हें चक्की पीसने का कार्य दिया गया। यंत्रणाओं के तहत चक्की पीसने का कार्य जहां दिया गया, उस चक्की पीसने के कार्य में भी देखिए कवि ने किस प्रकार से सृजन को पैदा कर दिया कि वहां पर बंदियों को जो दाल और गेहूं इन्हें पीसने के लिए दिए जाते थे, उनसे उन्हें साक्षर करना प्रारंभ कर दिया। उनसे उनको अक्षर ज्ञान, जमीन पर उन दानों से अक्षर बना करके उनको अक्षर ज्ञान कराना प्रारंभ कर दिया। दाल और गेहूं के दानों से हिंदुस्तान का नक्शा बनाकर उनको प्रांतों की जानकारियां देना प्रारंभ कर दिया। धन्य है ऐसा महाकवि, धन्य है उसकी विद्वता। और 5 वर्ष बाद अन्न जल त्याग करने के बाद जब इन्होंने देखा, अंग्रेजों ने देखा कि यह हमारे अधिकार में आने वाला नहीं है, और उधर इनकी प्रसिद्धि पूरे देश के अंदर इतनी फैल चुकी थी कि उस समय के महान नेता बाल गंगाधर तिलक ने अमृतसर के कांग्रेस अधिवेशन में इनकी रिहाई का प्रस्ताव रखा और आखिरकार 1920 अप्रैल में इनको जेल से छोड़ दिया गया। जेल से छोड़ने के बाद इन्होंने जो राजपूताना के एजेंट गवर्नर जनरल थे, उनसे राजस्थान महासभा के गठन का आग्रह किया, उनको सुझाव दिया। राज्य के अंदर धार्मिक, सामाजिक, नैतिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और लोक हितकारी शक्तियों के विकास के लिए आपने राजस्थान महासभा के गठन का प्रस्ताव रखा। आपकी विद्वता को प्रणाम करता हूं कि जिस जमाने के अंदर ब्रिटिश सत्ता को कोई खास चुनौती नहीं थी, कोई ब्रिटिश सत्ता को चुनौती नहीं दे सकता था और रियासतों में नरेशों का एक छत्र
राजतंत्र शासन था। उस समय 1920-21 के उस समय में उनके विचारों में प्रजा की शक्ति का जो उल्लेख होता है वो लोकतंत्र की शक्ति का आधार बनता है बंधुओं। महत्व था उनके विचारों का कि उन्होंने रियासतों के राजाओं को चेतावनी देते हुए कहा था कि भारतीय जनशक्ति के अतिरिक्त भारत में और कोई समर्थ शक्ति नहीं है, अतः उसकी अवहेलना करने का प्रयास मत करो, उससे संबंध तोड़ना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अंततोगत्वा इनके जीवन का उत्तरकाल प्रारंभ हुआ। 1920-21 में सेठ जमनालाल बजाज द्वारा इन्हें बरगा के आश्रम में बुलाने का आमंत्रण दिया गया और आप बरगा पहुंच गए, जहां पर सपरिवार आप रहने लगे। बरगा में ही आपकी मुलाकात महान किसान क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक जैसे जनसेवक से हुई, जो वहां पर पहले से विद्यमान थे। बरगा में उनके नाम से, उनकी क्रांतिकारी सेवाओं के कारण, राष्ट्र चेतना जागृत करने की कार्यों के कारण एक साप्ताहिक पत्र प्रारंभ किया गया, जिसका नाम रखा गया राजस्थान केसरी, जिसका संपादन स्वयं विजय सिंह पथिक ने किया। और बरगा में इनका गांधी जी के साथ संपर्क हुआ। डॉक्टर भगवान दास, पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम बाबू, गणेश शंकर विद्यार्थी, चंद्रधर शर्मा, राव गोपाल सिंह, माखनलाल चतुर्वेदी, अर्जुन लाल सेठी आदि बरगा में इनके साथ रहते थे। वहीं इनकी मित्रता थी, इनके साथी थे। वहीं इन्होंने वैचारिक क्रांति को जन्म देना प्रारंभ किया उस समाचार पत्र के माध्यम से। और अंततोगत्वा सन 1941 के अगस्त मास का वो भारत को आहत करने वाला, भारत में एक कमी पैदा करने वाला माह और दिवस प्रारंभ हुआ। इस माह के प्रारंभ से केसरी सिंह जी ज्वराक्रांत हुए। कोटा राज्य के पीएमओ डॉक्टर विद्याशंकर की देखरेख में इनका इलाज प्रारंभ हुआ और उस इलाज के दौरान इनकी जो बड़ी पौत्री थी राजलक्ष्मी, वही इनकी सेवा शुश्रूषा करती थी, वही इन्हें दवा पानी दिया करती थी और उसी के साथ ये वहाँ पर रह रहे थे, उसकी देखरेख में रह रहे थे। 9 अगस्त के दिन जब कविंद्र रविंद्र की मृत्यु का समाचार इनको डॉक्टर ने आकर के दिया तो इनके मुंह से अनायास ही निकला कि अब कवि दरबार ऊपर ही लगेगा। और मुंह से निकले हुए उनके अंतिम समय के शब्द 5 दिन बाद साकार होने लगे, जहां इनकी जो पौत्री, जिसका उल्लेख मैंने ऊपर किया है राजलक्ष्मी जी का, उनके संस्मरण के अनुसार अपने अंतिम समय में लगातार गीता और उपनिषदों के श्लोकों का वाचन करते रहे और श्लोक बोलते रहते थे। और 14 अगस्त को आखिरकार वो काला दिवस आ ही गया कि दिन में 11:30 बजे अपने कक्ष में सामने दीवार पर टंगी हुई अपने पुत्र की तस्वीर को, प्रताप सिंह भारत की तस्वीर को एकटक देखते हुए इन्होंने अपनी पौत्री से कहा कि तस्वीर मुझे उतार करके दो। उस तस्वीर को एकटक देखते रहे, आंखों से अश्रुओं की धारा बहती रही और टकटकी लगाकर उसे देखने के साथ साथ इनके मुंह से एक दोहा निकल गया कि कहां जाए कहां ऊपने कहां लड़ाए लाड़, कहां जाए कहां ऊपने कहां लड़ाए लाड़, का जाने कई खाड़ में जाए पड़ेंगे हार। और ठीक 12 बजे इनके मुंह से हरिओम तत्सत की ध्वनि उच्चारित हुई। उससे पूर्व अपने कक्ष की खिड़की दरवाजे बंद देख करके इन्होंने अपनी पौत्री से कहा था कि इन खिड़की दरवाजों के बंद करने से तुम केसरी सिंह को यहाँ से जाने से नहीं रोक सकोगी, इन्हें खोल दो। कक्ष के खिड़की दरवाजे खुले और ठीक 12 बजे अपने मुंह से हरिओम तत्सत का उच्चारण हुआ और इनके नेत्र सदा सदा के लिए निमीलित हो गए। उसके साथ साथ एक घटना और घटित हुई बंधुओं, इसे देवी चमत्कार नहीं कहेंगे तो हम और क्या कहेंगे, एक क्रांतिकारी की क्रांति निष्ठा कहेंगे नहीं तो क्या कहेंगे कि सदा इनकी कोर्ट में पड़ी रहने वाली इनकी घड़ी, इनकी मृत्यु के साथ ही, इनके देहावसान के साथ ही ठीक 12 बजे बंद हुई। उस घड़ी को लाख सुधारने का प्रयास किया गया मगर वो घड़ी दोबारा कभी ठीक नहीं हो पाई। इतना साथ उस एक निर्जीव वस्तु ने इनका निभाया। मगर हम कृतज्ञ राष्ट्रवासी आज ऐसे महाकवि, आज ऐसे क्रांतिकारियों को विस्मृत कर बैठे हुए हैं। उनके पद चिन्हों पर चलने के स्थान पर हम उन वामपंथी कवियों का अनुसरण कर रहे हैं जो राष्ट्र को तोड़ने की बात करते हैं, जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों के समर्थन में जाकर के बैठते हैं, जो भारतीय संविधान का विरोध करते हैं, जो भारत की संप्रभुता को खंडित करने का प्रयास करते हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं। ऐसे कवियों की धाराओं में जब राष्ट्र बहने लग जाए तो फिर राष्ट्रीयता तिरोहित होना स्वाभाविक सी बात हो जाती है। और हमारा मातृभूमि सेवा संस्थान
उसी राष्ट्रीयता की पुनर्स्थापना का जो अखंड प्रयास कर रहा है, निश्चित रूप से ये प्रयास आपके और हमारे सबके सहयोग से एक दिन फलीभूत होगा। वापस ये राष्ट्र की मुख्य धारा में आएगा और यहाँ की तरुणाई, यहाँ के नौजवान पुनः अपने आदर्शों को, अपने मूल्यों को स्थापित करेंगे। तभी भारत राष्ट्र विश्व का गुरु वापस बनेगा और दुनिया के समस्त राष्ट्र आकर के इसके पैरों में झुकेंगे। भारत महाशक्ति बने, इस हेतु मातृभूमि सेवा संस्थान द्वारा किया जा रहा है प्रयास प्रणम्य है। आप सबका योगदान इसमें सदा सदा के लिए याद किया जाता रहेगा। बंधुओं, 4 पंक्तियों से आज के अपने इस जीवन वृत्त को, उद्बोधन को मैं विराम देना चाहता हूं। और ये 4 पंक्तियां मेरी श्रद्धांजलि है उस कवि के लिए जिसने अपना संपूर्ण जीवन, अपना पूरा परिवार, अपना पुत्र, अपना बंधु, अपना दामादा, सब कुछ इस राष्ट्र की स्वाधीनता की बलिवेदी पर आहूत कर दिया था, समर्पित कर दिया था। कि जब विशेष हो सुप्त सभी तो साधारण को नमन करो। बहुत साधारण व्यक्ति थे केसरी सिंह बाहरट। जहां उत्तरदायित्व था कुछ विशेष लोगों के ऊपर इस राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने का, वो सब अंग्रेजों की चरण वंदना कर रहे थे। ऐसे समय में एक साधारण व्यक्ति इस राजस्थान की वीर प्रसूता धरा से जन्मा हुआ यानी कि केसरी सिंह बाहरट उठ करके जब क्रांति का शंखनाद करता है तो संपूर्ण राष्ट्र उस शंखनाद के प्रवाह में प्रवाहित होने लग जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, ये कवि मन कहता है कि जब विशेष हो सुप्त सभी तो साधारण को नमन करो। कि जब विशेष हो सुप्त सभी तो साधारण को नमन करो। शोणित से जो लिखा गया उस पारायण को नमन करो। कि शोणित से जो लिखा गया उस पारायण को नमन करो। कि जब विशेष हो सुप्त सभी तो साधारण को नमन करो। शोणित से जो लिखा गया उस पारायण को नमन करो। कि स्वतंत्रता की रणज्वाला में जिसने खुद को होम किया। स्वतंत्रता की रणज्वाला में जिसने खुद को होम किया। वीर केसरी सिंह शूर से उस चारण को नमन करो। वीर केसरी सिंह शूर से उस चारण को नमन करो। वीर केसरी सिंह शूर से उस चारण को नमन करो। धन्य धन्य है ये मैदानी, धन्य धन्य है ये यहाँ की माटी, धन्य धन्य है यहाँ की हवा, धन्य धन्य है यहाँ का जल, जिसने केसरी सिंह जैसे अनेकानेक वीरों को और वीरांगनाओं को जन्म दिया है। मैं गर्व करता हूँ स्वयं को राजस्थान का निवासी होने पर। और बंधुओं, आप भी इस मातृभूमि के ऊपर गर्व करते हुए आज से प्रयासरत हो जाइए कि हम केसरी सिंह बाहरट जैसे महान क्रांतिकारियों के जीवन वृत्त से आने वाली संतति को परिचित करा करके इस राष्ट्र के अंदर पुनः प्रताप सिंह जैसे पुत्रों को बनाने का प्रयास करेंगे। तभी जाकर के आपकी हमारी ये साधना सफल होगी, आपका हमारा प्रयास सफल होगा। तभी हम भारत माँ की वंदना करने के सच्चे हकदार होंगे। जय माँ भारती, जय मातृभूमि, वंदे मातरम। केसरी सिंह बाहरट अमर रहे, केसरी सिंह बाहरट अमर रहे, केसरी सिंह बाहरट अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।